और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सचिन पायलट से कई विधायक मिलने पहुंचे हैं। विश्वेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, मुकेश भाकर भी पहुंचे, राकेश पारीक, जीआर खटाना भी पहुंचे, रामनिवास गावड़िया भी सचिन पायलट के पास है। बीजेपी विधायक गुरदीप सिंह सापिनी भी सांगरिया से विधायक है। गुरदीप सिंह सापिनी, व्यक्तिगत कार्य से मिलने के लिए आया हूं, यह कहना है सापिनी का। यानी कि एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में उठा पटक की सुगबुगाहट। कई विधायक सचिन पायलट से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी विधायक सापिनी ने कहा कि वो व्यक्तिगत काम से मिलने के लिए सचिन पायलट के पास पहुंचे हैं। और राजसमंद में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ पर लटके दो भाइयों के शव मिले। दोनों मृतकों के बीच में भाइयों का रिश्ता बताया जा रहा है। सूरत में ये दोनों साड़ी का व्यापार करते थे। 1 महीने से घर से लापता बताए जा रहे हैं। और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां जालोर में एक स्कूल में चोरों ने डाका डाला और लाखों का सामान लूट लिया। वहीं सुजानगढ़ में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। टूटे हुए ताले, खुली हुई अलमारी और बिखरा हुआ सामान ये बताने के लिए काफी है कि चोरों ने यहाँ की इत्मीनान से तलाशी ली है और उसे जो भी पसंद आया है वो बड़े आराम से उड़ा ले गए हैं। ये तस्वीर जालोर के सांचौर स्थित राजकीय विद्यालय की तस्वीर है, जहां बुधवार की रात प्रधानाध्यापक के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों का माल गायब कर दिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि चोरों ने लैपटॉप, प्रिंटर, लैब के कई उपकरण और कागजात समेत प्रधानाध्यापक की सील भी गायब कर दी है। इतना ही नहीं, चोरों ने स्कूल के कागजात के साथ भी छेड़खानी की है। चोरी की इस वारदात की खबर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हम जब स्कूल आए तो पहले अपने 4th क्लास महिला ने ताला खोला, मतलब देखने के लिए आए तो ताला खुले हुए थे, टूटे हुए थे और ये चीजें बिखरी हुई पाई गई, जिसके अंदर पता चलेगा संभालने पर भी क्या क्या चोरी हुआ है। अभी प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है? ये चोरी का मामला लग रहा है। चाबियां इधर उधर बखेरी गई है, एक एक चाबी संभाले इसका मतलब हो सकता है। और कंप्यूटर, ये जो प्रिंटिंग मशीन है वो गायब है और लैपटॉप दो देखने पर पता चलेगा कि इधर नहीं है। और अभी अगर पता चलेगा कि फिर जांच होने पर भी क्या क्या चीजें खोई है। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, हाँ पुलिस को सूचना दी है। सुजानगढ़ में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां एक के बाद एक पिछले 7 दिनों में चोरी की 5वीं वारदात सामने आई है, जो पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। इस बार चोरों ने रेलवे फाटक संख्या 1 के पास स्थित कुसुम देवी पारीक के सूने मकान को निशाना बनाया। वहीं घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है कि आखिर लगातार चोरियों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के एएसआई रामनिवास ने मौके पर जाकर मुआयना किया। पुलिस आगामी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। मकान है और वो 1 महीने से बीकानेर है, क्योंकि एक लड़की की तबीयत खराब है, कोविड होने की वजह से वो 1 महीने से बीकानेर है। और सुबह रतनलाल जी माली जो है वो मकान की देख रेख करते हैं। सुबह वो आए तो उन्होंने देखा सबसे पहले और फिर उन्होंने सूचना दी कि चोरी हो गई है। 4 कमरे हैं, उनके ताले टूटे हुए थे। तो फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आई, मौका मुआयना किया और उन्होंने रिपोर्ट बनाई। और कोटा में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एक ट्रक से 165 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सूरज है, जो भीलवाड़ा के रायल का रहने वाला है। एटीएस की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर एक ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर ट्रक ड्राइवर की टोल कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर के केबिन पर चढ़ गया और निर्वस्त्र होकर नौटंकी करनी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक ट्रक ड्राइवर ने टोल कर्मचारियों को परेशान किया।
भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित अमोली टोल प्लाजा पर एक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस ट्रक ड्राइवर से टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने नाके पर ट्रक को खड़ा किया और फिर उसके कैबिन पर चढ़ गया, जहां से वो टोल कर्मचारियों से पूछने लगा कि मेरी गलती क्या है, बताओ मुझे, और कपड़े उतारकर ड्रामा करने लगा। करीब 2 घंटे तक टोल कर्मचारियों को ट्रक ड्राइवर ने काफी परेशान किया और कैबिन पर ही शराब पीने लगा। टोल कर्मचारियों के काफी समझाने के बाद भी ट्रक ड्राइवर ने ड्रामा को बंद नहीं किया और ड्राइवर के हाई वोल्टेज ड्रामा को देख आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने पुलिस वालों को मौके पर बुला लिया, तब जाकर ड्राइवर नीचे उतरा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही ट्रक भी जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब सदर थाना इलाके में टोल नाके पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एक डिफॉल्टर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में ठूस कर गोवंश भरे हुए थे और उनके ऊपर भूसे के बोरे भरे हुए थे। ट्रक में गोवंश भरे होने की खबर के बाद बजरंग दल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। वहीं खबर मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। सबसे बड़ी बात कि ट्रक पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इमरजेंसी सर्विस का पास लगाकर गोवंश की तस्करी की जा रही थी। हमको जरिए टेलीफोन सूचना मिलेगी पॉजिटिव टोल नाके पर एक ट्रक खड़ा है, उसमें गोवंश हो सकता है। मगर सूचना पर ही आए, अगर ड्राइवर था नहीं, गाड़ी को खोल कर देखा तो अंदर आगे की कार्य जो भी होगी करेंगे। और ये खबर सिरोही से है। पिंडवाड़ा के उंदरा गांव में छोटी सी बात को लेकर खासा बवाल मच गया। लाठी भाटा जंग में कई लोग घायल हो गए। मौके पर उपद्रवियों ने बाइक तक फूंक दी। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। बहरहाल छोटे से गांव में इतना बड़ा दंगल पुलिस की नाक के नीचे हुआ। इससे भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। शाम करीबन 9:30 बजे के टाइम में मैं जा रहा था घर पे, तो मुसलमानों के लड़के ने अजहर और ताहिर, उन्होंने एक ट्रक को रोका था बीच में। उसको रोकने के बाद में उनकी बाइक बीच में खड़ी थी। मैंने उनको बाइक हटाने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। फिर भैया आए वहाँ पे तो इनके ऊपर इमाम खान और ताहिर रज्जाक ने कुल्हाड़ी से वार किया और बाइकें जला दी वहाँ पे और पत्थर फेंके, तलवारें निकाली। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां राजसमंद जिले के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास आज एक कार मोड़ में बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी घायल हो गए। वहीं बूंदी शहर में कोतवाली और सदर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पैदल चल रहे राहगीर और कृषि उपज मंडी के हमाल की दर्दनाक मौत हो गई। जालोर सिरोही मुख्य मार्ग पर सीमेंट भरा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर को मामूली चोटें आई। ट्रक सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से सीमेंट भरकर बाड़मेर जिले के बैतू जा रहा था। पलटी होने के बाद ड्राइवर ट्रक में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर में शहर के उत्तम सेवा मार्ग पर आज अचानक 11 केवी की बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन रूह कांप गई होगी। इन तारों से निकल रही चिंगारी देखने में भले छोटी लग रही होंगी, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर इसकी चपेट में आ गए तो फिर जिस्म से रूह निकलने में देर नहीं लगेगी। सड़क पर हाई वोल्टेज तार से चिंगारी निकलने वाली ये तस्वीरें डूंगरपुर से आई है। बताया जा रहा है कि डूंगरपुर के उत्तम सेवा मार्ग पर अचानक 11 केवी की बिजली का एक तार टूटकर नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही इस तार से चिंगारी निकलने लगी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज तार और उससे निकल रही चिंगारी देखकर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने एक दूसरे को आगे जाने से रोक लिया। कुछ देर तक चिंगारी निकलने के बाद ये तार गलकर नीचे गिर पड़ा। बिजली का तार टूटने की खबर तत्काल बिजली विभाग वालों को दे दी गई थी और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस वायर को ठीक किया। साथ ही पूरे इलाके में इस हादसे की वजह से बिजली की सप्लाई पर जो असर पड़ा था उसे भी दुरुस्त कर लिया गया।
चितलवाना क्षेत्र के नेहर क्षेत्र में करीब 30 किलोमीटर के इलाके में बसे 34 गांव में आज भी पानी की किल्लत है। यहां आजादी के करीब 74 साल बाद भी सरकार पानी का इंतजाम नहीं कर पाई। जहां कच्ची बोरियां ना हो तो इलाके के हजारों लोग ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे। आज भी पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। इन ग्रामीणों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है, जो इस भीषण गर्मी में भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और अब बात वैक्सीन की, जहां प्रदेश में कई जगहों पर वैक्सीन को लेकर भ्रम कंफ्यूजन की स्थिति है। उदयपुर में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति इस कदर हावी है कि लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। वहीं दौसा में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, जबकि प्रतापगढ़ में वैक्सीन किसी के लिए वरदान साबित हुई है। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम बना हुआ है। गांव वाले वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं और मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो कोटड़ा इलाके के डिंगावरी कला गांव का है। यहां मेडिकल अधिकारी जब पहुंचे तो शराब के नशे में एक युवक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेडिकल टीम के सामने पहुंच गया। युवक ने टीम के साथ बदसलूकी की और कहा कि वैक्सीन लगाने से पहले स्टाम्प पर लिखकर दे कि यदि मेरी मौत हुई तो वो मौताना देंगे। टीम की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आप टीका लगने आए हैं हो तो अगर जो मर गया इस टाइम पे लिख के दो, तुम मर गया वो तुमको बनना पड़ेगा। इंसा कौन करेगा? जबरदस्ती कोई टिक्का लगाने का कोई मतलब नहीं होता। और कोई आदमी जो बीमार होता है तुम कर सकते क्या? नहीं, तुम पैसा खर्च करोगे? मैं इस टाइम में लिख के देता हूँ, जो बीमार होगा 10,000 का खर्चा वो भी तुमको करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, लिख के देता हूँ मैं। मंगाओ। और दौसा में कंफ्यूजन के कारण वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को नहीं लग पा रही। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 84 दिन बाद लगाई जाती है, जबकि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज के लिए 28 दिन का इंतजार करना होता है। ऐसे में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लिहाजा समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग पा रही। नतीजा दूसरी डोज की पेंडेंसी काफी बढ़ गई है। दौसा शहर के 3 वैक्सीनेशन सेंटर पर ही करीब 1500 लोगों की ड्यू लिस्ट तैयार की गई, जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी शेष है। अब वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो और वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग सके। कुलपतिगण महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप रांका जी, भास्कर सावंत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि अरुषि मलिक जी और तमाम उपस्थित जिला कलेक्टरगण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग व सभी अधिकारीगण और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वाधान में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास के प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रारंभ हुए। विशेष रूप से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन, कृषि महाविद्यालय का नागौर का लोकार्पण भवन का, पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर का भवन का शिलान्यास और टोंक, डूंगरपुर, जोधपुर, झुंझुनू, रतनगढ़ पशु विज्ञान केंद्रों का, ये अपना आप में एक मैसेज देने वाला है कि राजस्थान सरकार की क्या मंशा है, किस रूप में हम चाहते हैं कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन का विस्तार तेज गति से हो और जो होना आवश्यक भी है, क्योंकि आज देश के अंदर आजादी के बाद से ही कृषि को महत्व मिला है, पशुपालन को महत्व मिला है। और आज भी इस हालातों में जब देश की अर्थव्यवस्था
काफी तकलीफ में हैं, तब भी कृषि का 14% और एनिमल हस्बेंड्री का 12.5% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, राजस्थान के अंदर है। इसके मानिए कि अगर हम लोग सरकार की तरफ से और प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़ सकता है। अधिकांश आबादी गांव में रहती है। किसान चाहे वो खेती मजदूर के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, लघु हो, सीमांत हो, सभी किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और एनिमल हस्बेंड्री को भी मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमेशा प्रोत्साहन मिला है और उसी रूप में हमने, आपने देखा होगा कि अब 2-3 बजट जो पेश किए गए उसके अंदर भी हम लोगों ने एक से बढ़ के एक फैसले किए। एक तरफ तो हमेशा आज राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5। कोई जमाने में खाली 1 हुआ करता था उदयपुर के अंदर, फिर बीकानेर, अब जोधपुर, कोटा, जयपुर, जौबनेर। तो ये 2013 के अंदर जब उन्होंने 3 विश्वविद्यालय एक साथ खोले थे कृषि के, तो आज तमाम करीब करीब पूरे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय बन गए और बीकानेर के अंदर वेटनरी का विश्वविद्यालय बना दिया गया। इस रूप में ब्रांचेज कहीं खोल दी गई। हमेशा सरकार ने प्रोत्साहन दिया है और उसी रूप में इस बजट के अंदर हमने कृषि बजट अलग रखने की घोषणा की। अगले बजट में कृषि का अलग बजट पेश होगा। कृषक कल्याण कोष बनाया गया 2000 करोड़ रुपए की लागत से और बिजली की एक अलग कंपनी बनाई जा रही है जो किसानों के इंटरेस्ट वॉच करेगी। किसानों के लिए हमने अलग मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना प्रारंभ की है। प्रति किसान 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करी है। और जैसा आप सबको मालूम है, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें शुरू की थी चिकित्सालय में, तो साथ साथ उन्होंने पशुओं के लिए भी, मूक प्राणियों के लिए भी हमने फ्री मेडिसिन की घोषणा की थी और वो हमारी योजना बहुत ही सफल रही। हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस 108 की तरह 102 गाड़ियां चले, बड़ी संख्या में चले। वो प्रयास हमारा जारी है जिससे कि घर में जाकर के पशु में इलाज कर सके, वरना पशु को ट्रक में डाल के लाना पड़ता है पशु चिकित्सालय तक, वो नौबत नहीं आए। पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है। अभी हमने करीब 500 केंद्रों की नई घोषणा करी है। इस प्रकार से लगातार किस प्रकार हम लोग किसान को और पशुपालक को प्रोत्साहन दें, सब तरह से इस सरकार की योजना का अंग है और उसी रूप में इसका फैलाव भी हो रहा है। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर, तो अभी कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर कई तरह की तकलीफ आई है, उसके बावजूद भी अर्थशास्त्र ने देखा कि तकलीफ के बावजूद भी कृषि में और पशुपालन में पूरे देश के अंदर जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। तो किसानों के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि जब अर्थव्यवस्था तकलीफ में आई हो, जीडीपी माइनस में जा रही हो, उस वक्त कृषि क्षेत्र अगर देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो किसानों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। और राजस्थान वो राज्य बन गया धीरे धीरे। कोई जमाने में मैं राज्यपाल महोदय को कहना चाहूंगा, यहाँ कोई संस्थाएं थी नहीं, रेगिस्तान के इलाके थे, आंधी चलती थी। आपको तो मालूम है, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं और अकाल सूखे पड़ते रहते थे। बार बार मजदूरी लगाओ अकाल आदि कामों पर, चारे के प्रबंधन करो गायों के लिए, पंजाब से, महाराष्ट्र से, यूपी से, जहां से मिल जाए, वो जमाना ही हमने देखा बचपन के अंदर। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान तमाम वो संस्थाएं, क्योंकि पहले हमारे बच्चे आते थे
कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने के लिए। अब तो राजस्थान में IIT, IIM, एम्स, IIIT, निफ्ट, कृषि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ खुल चुके हैं। उसी ढंग से वेटनरी का हो चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, उनका जाल बिछ गया है। तो तमाम हमारे छात्रों में कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान में हमें सब कुछ उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग मैन पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट बनेंगे हमारे इन संस्थानों में, तभी हमें जो चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, चाहे पशुओं के हों चाहे वो अन्य हों, उसमें हमें ट्रेन मैन पावर मिल सकेगी, जिसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि आजकल तो नस्ल सुधार के कार्यक्रम में चलते हैं। नस्ल सुधार के कार्यक्रम बड़े रूप में चलने चाहिए और बड़े रूप में चलने चाहिए। डेयरी का विस्तार होना चाहिए। कल ही मैंने ली थी रिव्यू मीटिंग, हमारे कटारिया जी और जाटव साहब बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय किया कि किस प्रकार से फैलाव करें। आज 40,000 गाँव में से 50 गाँव में ये डेयरी का काम चल रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में गांव गांव तक डेयरी जो है, डेयरी का फैलाव हो। RCDF के माध्यम से और मजबूती के साथ में सरस जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर हो, लोगों को रोजगार मिले, सरस की डेयरी के बूथ लगे, तो किसानों का भला होगा, पशुपालकों का भला होगा। हमने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देने राजस्थान के अंदर। पूरे देश भर के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया जाता है किसानों को, पशुपालकों को। तो हमने कोई कमी नहीं रखी है। उसी रूप में पशु विज्ञान केंद्र की जो आज स्थापना होने जा रही है, हमें समझता हूँ करीब 15-16 जगह खुल जाएंगे। हर जिले में पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, ये हमारा सपना है। उस रूप में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मुबारक मौके पर अभी राज्यपाल महोदय का उद्बोधन हम सुनेंगे। मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा और प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाऊंगा, कोरोना की जंग जिस प्रकार लड़ी गई है आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, धर्मगुरु हों, NGO हों, सामाजिक संस्थाएं हों, आम जनता हो, सबने एक दूसरे का साथ दिया। और हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो मैं समझता हूँ कि उसी मंशा के साथ में सब लोग इस जंग को लड़ रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मौका है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, कि ये जो नया वेरिएंट आया है, डेल्टा B16172, कल ही रिपोर्ट आई, कल ही दिल्ली से जो इसकी सीक्वेंसिंग हुई है, जीन सीक्वेंसिंग, कल ही रिपोर्ट आई गवर्नर साहब कि हमारे यहाँ राजस्थान में ये बहुत भयंकर रूप में फैला हुआ है। दिल्ली में भी ये जो सेकंड लेयर में जो घातक हुआ था, एकदम हाहाकार मचा ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि जो पेशेंट आया उसने ऑक्सीजन की मांग करी, हाई फ्लो ऑक्सीजन। पहली लेयर में ऐसी बात नहीं थी। तो कल जब मालूम पड़ा रात को कि ये जो सीक्वेंसिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि ये इतना खतरनाक है, जो अमेरिका इंग्लैंड में चला गया, वहां के लोग भी चिंता कर रहे हैं, सिंगापुर में चला गया। और उसी रूप में जो लॉकडाउन खुल रहा था लंदन में, उस पर रोक लग गई कई जगह। इस रूप में ये वेरिएंट आ चुका है, जिसका नाम दिया है WHO ने डेल्टा। तो ये हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा, कृपा करके आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, बल्कि ये स्थिति बन रही है कि ये अभी पता नहीं ये वेरिएंट कितना घातक रहेगा, और वैक्सीन को ये कोई बाईपास नहीं कर दे, वैक्सीन को भी, और वैक्सीन जो है उसका प्रभाव खत्म नहीं कर दे। जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो सरकार की, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पब्लिक को सही बात समझाएं, जिससे लोग सचेत रहे, अपनी जान बचा सके। अभी हमारे लिए
ये तमाम किसान, किसानी, पशुपालक, पशुपालनों का संस्थाएं, ये तभी हम लोग मजबूत बना पाएंगे, तब सब लोग स्वस्थ रहेंगे और सब लोगों की जानें बचेगी। अभी जितने लोग युवा और जिस प्रकार की मृत्यु दर के आगे बढ़े हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल भर में जितनी मृत्यु नहीं हुई 2-2.5 महीने में हो गई है। इस रूप में जो ये खतरनाक वेरिएंट आया है देश के अंदर, और जिसके मालूम पड़ा कि डेल्टा के नाम से, डेल्टा का नाम रखा गया अभी इसका, और ये बहुत ही घातक है। ये हम लोगों ने लॉकडाउन में अभी काफी ढील दी है। देखते हैं 10-15 दिन में अगर ढील देने के बावजूद भी संख्या बढ़ती नहीं है तो और ढील देंगे, हमें अच्छा लगेगा। पर अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि ढील देने के बाद में संख्या एक साथ बढ़ने लग जाए और ऑक्सीजन कोई मारामारी हो तो फिर चिंता हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आपका प्रदेश में जो मैसेज होगा, आप हमेशा अपने हर विकास के काम में भी और हर तरह की समस्याओं में आपने रुचि दिखाई है। राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर भी आपने सबसे बुला के बातचीत करी और आपने तो सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट भी किया है। ये आपकी भावना बताती है कि इस प्रकार आप इस दुख की घड़ी में और इस चैलेंज के वक्त में, जंग बहुत बड़ी है, उसमें आप बार बार मुझे कहते हैं कि मैं और कुछ धनराशि भेजना चाहता हूँ। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय, जिन्होंने अभी जब वो संविधान की प्रस्तावना का पढ़ते हैं पर साथ में मूल कर्तव्य की याद दिलाते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। और आपने एक अच्छी परंपरा डाली राजस्थान के अंदर, जिसमें कम से कम राजस्थान में लोगों को लगे कि वास्तव में संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति हो, कोई विचारधारा, किसी कुछ भी हो, विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहती है डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु अगर संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर ले आदमी, जो आपके दिल में है, तभी आप इसको पढ़ते हैं, वरना कौन पढ़े। मूल करते बताते आप, अगर दो बातें अगर व्यक्ति दिमाग में आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूं उसके बाद में लोकतंत्र में सरकारें आती है, जाती है, मन मुटाव होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, फिर भी देश में एकता, अखंडता रहती है, देश में माहौल अच्छा रहता है, शांति सद्भाव के साथ में राजनीति होती है और जो होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो संविधान की प्रस्तावना और मूल करते पढ़ाते हम लोगों सबको, अनुच्छेद 51A का, इसके पीछे आपकी मंशा यही है। इसीलिए आप इसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता सब आ जाती है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जो आपने शुरुआत करी है, इसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन आगे भी लगातार हम सबको मिलता रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो संस्थाएं राजस्थान में हैं, जो उत्कृष्ट सैनिक संस्थाएं हैं, जो पंडित नेहरू का सपना था आजादी के वक्त से ही, जब उन्होंने IIT, IIM, एम्स की स्थापना की थी और दूरदृष्टि उनकी थी। मैं सुनता हूं कि उनके जमाने में पूरे दिल्ली के अंदर जितने बंगले हैं बड़े बड़े, उन बंगले में जो जमीन पड़ी है खाली, उसमें उन्होंने खेती करवा दी। वो जमाना भी था क्योंकि उस वक्त में अनाज का संकट था। आपको तो मालूम होगा, बचपन में PL-480 से गेहूं आता था अमेरिका से, वो हमने खाया है राशन की दुकानों से। उस जमाने के अंदर पंडित नेहरू ने, उसके पहले भी किस प्रकार की सोच रखी। ट्रैक्टर पहली बार आया देश के अंदर, उन्होंने खुद ने ट्रायल किया ट्रैक्टर का। वो जमाना था, देश कहाँ से सूखा कहाँ पहुंच गए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर आज हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ की कृषि क्षेत्र बहुत मजबूत है, पशुपालन क्षेत्र बहुत मजबूत है और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान प्रदेश के अंदर और ज्यादा मजबूत बनेगी, संस्थाएं बनेगी और चिकित्सा केंद्र बनेंगे। हम सब मिलकर के इन दोनों क्षेत्रों, कृषकों को भी और पशुपालकों को भी पूरे प्रोत्साहन देंगे। यही बात कहता हुआ मैं वाइस चेयरमैन साहब का, दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सबको मौका दिया और आपने हम सबको बुलाया, तो मुझे भी अवसर दिया बोलने का। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
आपके ज्ञानवर्धन उद्बोधन से के लिए हृदय तल से धन्यवाद श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय से कि आप कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की परिनियम पुस्तिका का विमोचन कराएंगे। माननीय राज्यपाल। हाँ करें। पुस्तिका किताब तो भैया साथ में शामिल होंगे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, कुलपति महोदय एवं अन्य अतिथिगण। मैं पुनः आग्रह करूंगा श्रीमान कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान कुलाधिपति महोदय को आस्तीक वचन के आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के कृषि मंत्री और इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय राज्य मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, माननीय विधायकगण, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. चौधरी जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, संबंधित जिलाधिकारीगण, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथियों, यह सुखद है कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक भवन के साथ ही जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भवन का शिलान्यास हुआ है। आज का दिन कृषि महाविद्यालय नागौर के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ ही राज्य के 5 जिलों में जोधपुर, अंबिकानगर, टोंक, रतनगढ़, चुरू, डूंगरपुर और झुंझुनू में स्थित पशु विज्ञान केंद्रों के नवीन भवनों के लोकार्पण का भी सुअवसर है। प्रदेशवासियों और आप सभी को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र ही किसी राज्य के सतत विकास का प्रमुख आधार है। इसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही व्यवस्थित तौर पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसे सुदृढ़ करके ही अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप में हम गति दे सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को प्रशासनिक भवन की सौगात मिली है। वहीं आज ही अपने पशु मेले से दुनिया भर में विख्यात नागौर जिले में भी कृषि महाविद्यालय और प्रदेश के 5 जिलों में पशु विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूं कृषि और पशुपालन क्षेत्र में इससे और अधिक तेजी से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। शहरीकरण के बावजूद आज भी हमारे यहां बड़ी संख्या में आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है और उनकी आजीविका कृषि कार्यों के साथ ही पशुपालन पर ही निर्भर है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने यह अनुभव किया है कि कृषि पर आश्रित परिवारों को पशुपालन से ही अनुपूरक आय प्राप्त होती है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।